Hello everyone, this is CA Keval Mota, and now we are going to understand and revise the chapter of supply under GST. ठीक है, ये अपना पहला चैप्टर है। अब एक बार मैं आप लोग को सेक्शन का सीरीज और ओवरव्यू एक बार दे देता हूँ, कौन से चैप्टर कौन से सेक्शंस में है, ताकि हम लोग को आगे की डिस्कशन में हेल्प होगा। तो हम लोग को सीए इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू सीए इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू सीजीएसटी एक्ट आपके सिलेबस में है। ओके, सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, इन दोनों को सीजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी एक्ट पूरा है। ओके, सीएमए इंटर को सीएमए इंटर को सीजीएसटी एक्ट तो पूरा ही है। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ चैप्टर्स ही नहीं है, वो वाला हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे। तो सीजीएसटी एक्ट है, ठीक है। एंड आईजीएसटी एक्ट के ओनली फ्यू प्रोविजंस, ठीक है, ओनली फ्यू प्रोविजंस। अब यहाँ पर जो मेजोरिटी चैप्टर्स है, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई को छोड़ करके, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई वाला जो प्रोविजंस है उनको छोड़ करके बाकी सारे चैप्टर्स सीजीएसटी एक्ट में मिलेंगे। ठीक है, सीजीएसटी एक्ट में मिलेंगे। सीजीएसटी एक्ट इज इक्वल टू एसजीएसटी एक्ट, ये हमने पहले ही डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, एसजीएसटी एक्ट यूटीजीएसटी एक्ट दोनों सेम है। आईजीएसटी में मेजोरिटी सेक्शन सीजीएसटी एक्ट से लिए हुआ है। ओके, एंड दे हैव बीन नोटिफाइड बाय सेक्शन नंबर 20 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। तो ये डिस्कशन समझ में आया। मतलब हम लोग पढ़ रहे बेसिकली सीजीएसटी एक्ट। उसमें एक ही चैप्टर ऐसा होगा जिसमें हम लोग आईजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे, जहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके 2-3 चैप्टर के बाद रिकॉर्डिंग होगी उसकी। एंड चार्ज ऑफ जीएसटी में, ठीक है, चार्ज ऑफ जीएसटी में इंटर स्टेट सप्लाई कैसे निकालना है, इंट्रा स्टेट सप्लाई कैसे निकालना है, तो ये वाला डिस्कशन भी आईजीएसटी एक्ट में होगा। ठीक है, विच विल बी एप्लीकेबल ओनली टू सीए फाइनल, सीएमए फाइनल एंड सीएमए इंटर। ठीक है, इसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर आएगा, वो सिर्फ इन दोनों को ही एप्लीकेबल है, सीए फाइनल सीएमए फाइनल, इन लोग को नहीं है। क्लियर है पॉइंट? तो मेजोरिटी चैप्टर्स, दैट इज 90% चैप्टर्स आर फ्रॉम सीजीएसटी एक्ट। नाउ लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। अब सप्लाई का जो चैप्टर है वो सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ठीक है, इस सेक्शन में लिखा हुआ है, इन दोनों सेक्शंस में लिखा हुआ है। ओके, एक सप्लाई का मैं बेसिक मीनिंग बता रहा हूँ। सप्लाई का मतलब होता है टैक्सेबल इवेंट। सप्लाई का क्या मीनिंग हुआ? टैक्सेबल इवेंट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट मतलब एक ऐसा इवेंट जिसके होने से, ठीक है, जिसके अकर होने से जीएसटी अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, जीएसटी लग सकता है। अभी पिछले रेजिम की हम अगर बात करें तो लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था कि अगर आप लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग, तो ही एक्साइज ड्यूटी लगने वाली थी। ओके, इट मींस मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इज द टैक्सेबल इवेंट फॉर द लेवी ऑफ एक्साइज ड्यूटी। उसी तरीके से जीएसटी में जीएसटी लगने के लिए कोई एक इवेंट होना चाहिए, तो वो इवेंट का नाम है सप्लाई। ठीक है, अगर आपने सप्लाई किया तो ही क्या माना जाएगा? ठीक है, तो ही जीएसटी लग सकता है या फिर नहीं लग सकता। ऐसा नहीं है कि हर एक्टिविटी जो सप्लाई है उसके ऊपर जीएसटी आएगा, नॉट नेसेसरी। अगर सप्लाई है पर एग्जेम्प्ट सप्लाई भी हो सकती है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी को आप लोग सप्लाई है या नहीं वो डिस्कशन करो, ठीक है, वो जानो, डिटरमाइन करो। And then we will move on to check whether it is exempt supply, whether it is taxable supply, whether it is zero rated supply। किस तरीके से हम लोग आगे प्रोसीड करें। अभी सप्लाई का जो बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है, दैट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो सप्लाई इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, such as such as sale, transfer, barter, exchange, lease, disposal,
लाइसेंस, ठीक है। ये सारी चीजें एक फॉर्म ऑफ सप्लाई अपन अंडरस्टैंड करेंगे अभी। व्हेन मेड और मेड और agreed to be made, agreed to made for consideration, very important point, for consideration and in course or furtherance of business। ठीक है, ये सप्लाई का मीनिंग है। अभी ये सप्लाई की मीनिंग को हम लोग पूरा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। सप्लाई इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पर सप्लाई का जो डेफिनेशन है, सेक्शन नंबर 7 चालू है, इंक्लूड्स लिखा हुआ है। इंक्लूड्स का मतलब होता है दिस डेफिनेशन इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। ठीक है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। अगर एग्जॉस्टिव होता तो जो जो एक्टिविटी इन लिस्ट में नहीं आती थी, ठीक है, उसको हम लोग सप्लाई नहीं बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पर कहा गया है इट इज अ इंक्लूसिव डेफिनेशन, मतलब जो यहाँ पर लिखा है वो तो सप्लाई है ही है, लेकिन इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी कंसिडरेशन एंड बिजनेस पर्पस के लिए होती है तो भी उसको सप्लाई बोलना पड़ेगा। क्लियर। फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ध्यान से सुनना अभी। फॉर्म्स ऑफ सप्लाई का मतलब क्या? मतलब सप्लाई किस तरीके से हो सकती है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई किस तरीके से होगी, किस रूप में आप लोग सप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैंने किसी को गुड्स बेचा तो वो सप्लाई है। ओके, मैंने किसी को कुछ ट्रांसफर किया, वो भी सप्लाई हो सकता है, जैसे ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज गुड्स, बार्टर। ठीक है, बार्टर का बेसिक मीनिंग आप लोग सभी को पता है। अगर आपने कुछ चीज दी है एंड सामने से कुछ चीज ली है, तो जो चीज आपने दी वो आपके साइड से सप्लाई मानी जाएगी, एंड कुछ चीज आपके रिसिपिएंट ने आपको बेची, वो भी सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही सप्लाई मानी जाती है। एक्सचेंज, ठीक है, नया फोन लो जूना फोन दो, तो वो एक्सचेंज भी जो होता है वो भी सप्लाई का फॉर्म है। लीज पर अगर आपने कुछ कुछ भी दिया, प्रॉपर्टी दिया है, मशीनरी दिया है, तो लीज का जो रेंटल्स है इट इज ऑल्सो अ सप्लाई। डिस्पोजल, अगर आपने असेट को बेच दिया, ठीक है, डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो उसको भी हम लोग सप्लाई बोल सकते हैं। एंड लाइसेंस, अगर लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड है या फिर टैली का लाइसेंस है, तो वॉट एवर इट इज, तो लाइसेंस को भी हम लोग क्या मानने वाले हैं, सप्लाई। समझ में आ रहा? तो यहां तक हम लोगों ने क्या देखा, फॉर्म ऑफ सप्लाई देखा। यहां तक सप्लाई कब माना जाएगा ये नहीं देखा है। हमने क्या देखा है, सप्लाई इन इन चीजों को हम लोग बोल सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट। पर ये सारी चीजें सप्लाई होंगी कब? when these activities would be termed as supply only when they are made for consideration। ठीक है, when they are made for consideration and for furtherance of business or in course of business। पॉइंट समझ में आ रहा? अगर मैंने किसी को बुक सेल किया, ठीक है, अगर मैंने किसी को बुक सेल किया, तो अगर हम लोग वैसे देखेंगे कि सेल क्या ये फॉर्म ऑफ सप्लाई है, आंसर इज यस, ये फॉर्म ऑफ सप्लाई तो है। तो क्या इसको हम लोग सप्लाई बोलेंगे क्या? डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, डिपेंड करता है। अगर आपने कुछ सेल किया है तो उसको सप्लाई बोलना है कि नहीं, वो डिपेंड करता है। यस, नो डाउट इट इज अ फॉर्म ऑफ सप्लाई, बट उसको सप्लाई बोलना है कि नहीं, ये डिपेंड करता है कंसिडरेशन के ऊपर एंड उसका पर्पस के ऊपर। ओके, अगर मैंने फॉर एग्जांपल मेरा जूना पुराना बुक्स घर का, तो ये घर पे जो जूना पुराना बुक्स पड़ा रहता है, वो मैंने क्या किया, रद्दी में बेचा, एग्जाम्पल, रद्दी में बेचा। तो रद्दी वाले ने मुझे पैसा दिया, ठीक है, कंसिडरेशन। क्या ये मेरा बिजनेस पर्पस वाला ट्रांजैक्शन था या नहीं था? आंसर इज नो, नहीं था। ठीक है, बिजनेस वाला कोई ट्रांजैक्शन था ही नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम लोग सप्लाई नहीं बोलेंगे। क्लियर है पॉइंट? इसको हम लोग सप्लाई नहीं बोलेंगे। आ रहा है पॉइंट समझ में? अगर नीचे हम लोग वेजिटेबल वेंडर की बात कर रहे हैं, ओके, अगर वेजिटेबल वेंडर ने कुछ आपको बेचा, तो आपने उसको पैसा दिया, ठीक है, तो वेजिटेबल वेंडर को कंसिडरेशन मिला। ठीक है, क्या वो बिजनेस कर रहा है? आंसर इज यस, वो बिजनेस कर रहा है। तो क्या उसके एक्टिविटी को सप्लाई बोलेंगे? यस, उसके एक्टिविटी को हम लोग सप्लाई बोलेंगे। लेकिन जीएसटी लगाएंगे कि नहीं?
ठीक है, दैट इज नॉट कंफर्म्ड। समझ में आ रहा है पॉइंट? अगर कोई भी एक्टिविटी सप्लाई है तो जरूरी नहीं है कि जीएसटी आएगा ही आएगा। जीएसटी में कम और जीएसटी में नॉट कम। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पर जीएसटी आएगा कि नहीं कैसे समझ में आएगा? दो चीजें हैं इसमें। ठीक है, एक तो प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है, दूसरा प्रोडक्ट टैक्सेबल है, पर वो पर्सन टैक्सेबल पर्सन नहीं है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोग को लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड अगर आपसे मैंने कुछ चार्ज किया, ठीक है, तो यहाँ पर जो फीस मैं तुम लोगों से लूंगा, ठीक है, दैट इज कंसिडरेशन, एंड वो मेरा बिजनेस है। ठीक है, तो ये सप्लाई तो हो गया। क्या ये लेक्चर का जो सर्विसेज है क्या ये टैक्सेबल है? आंसर इज यस, टैक्सेबल है। लेकिन क्या मेरा टर्नओवर एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा है? आंसर इज नो। इसीलिए इस ट्रांजैक्शन में एक्टिविटी टैक्सेबल होकर भी जीएसटी पे नहीं करना है। समझ में आया? आगे आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, ये खाली हिंट दिया। ओके, अब यहाँ पर सप्लाई किस चीज का होना चाहिए? आंसर इज गुड्स या फिर सर्विस का होना चाहिए। अगर आपका एक्टिविटी गुड्स या फिर सर्विस नहीं है तो फिर सप्लाई हो ही नहीं सकता। ओके, अभी गुड्स का मीनिंग क्या होता है? डेफिनेशन है गुड्स का खुद में, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 52। ठीक है, गुड्स का डेफिनेशन है, गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब पैसा एंड सिक्योरिटी दैट इज शेयर्स वगैरह, इन दोनों को गुड्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास और थिंग्स अटैच टू अर्थ विच आर सीवियर बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये गुड्स का डेफिनेशन है। इसमें से सिर्फ सिंपल चीज तुम लोग को याद रखनी, मनी एंड सिक्योरिटी को गुड्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, बाकी सारी मूवेबल चीजों को हम लोग गुड्स बोलेंगे। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम को भी गुड्स बोलेंगे, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास को भी गुड्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या देखना चाहिए हमको? सर्विस का। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 102 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सर्विस का डेफिनेशन जो है वो नेगेटिव डेफिनेशन है। नेगेटिव का मतलब होता है एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड एज सर्विस, बट इंक्लूड्स। ठीक है, देखो इसमें एक्सक्लूड्स क्या है? मनी एंड सिक्योरिटी अगेन। तो मनी एंड सिक्योरिटी गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं, बट इंक्लूड्स यूजेज ऑफ मनी और कन्वर्जन। मतलब देखो, पैसा इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस। पैसा दैट इज मनी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस। अगर पैसे को हम अगर गुड्स बोलेंगे तो हर ट्रांजेक्शन बार्टर हो जाएगा। अरे समझ में, हर ट्रांजेक्शन बार्टर ही हो जाएगा फिर तो। अभी यूजेज ऑफ मनी और कन्वर्जन ये हम लोग देख रहे थे। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख रुपीज है। ठीक है, मेरे को कितने डॉलर मिलेंगे? सपोजिंगली 50 रुपीज, एडहॉक इट इज द रेट ऑफ रुपी पर डॉलर। ठीक है, ताकि डिवाइड इजीली कर पाऊँ, वैसे रेट 80 है मेरे को मालूम है। तो यहाँ पर 2000 आएगा आंसर। अज्यूम करो 2000 USD मेरे को मिल गया। अभी क्या 1 लाख के ऊपर जीएसटी आएगा या फिर 2000 के ऊपर आएगा? आंसर इज इन दोनों पे ही नहीं आएगा। आंसर क्या रहेगा? इसको कन्वर्ट करने के लिए जो मनी चेंजर ने अपना चार्जेस लगाया, दैट इज कमीशन। ठीक है, मनी चेंजर समझते हो, फॉरेक्स डीलर, उसने जो भी कमीशन चार्ज किया उसके ऊपर जीएसटी आएगा। गेटिंग द पॉइंट? उसके ऊपर जीएसटी आएगा, नॉट ऑन द मनी। ट्रांजैक्शन इन मनी को हम लोग सप्लाई नहीं बोलेंगे। ठीक है, गुड्स और सर्विस ही नहीं बोलेंगे तो सप्लाई तो दूर की बात है। तो यहाँ पर 1 लाख के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, 1 लाख को कन्वर्ट करने के लिए जो चार्जेस होगा, जो कमीशन होगा, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ठीक है, यूजेज ऑफ मनी, फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया 50 लाख रुपए का, तो ये क्या ये 50 लाख के ऊपर जीएसटी आएगा? आंसर इज नो, क्योंकि ये मनी है। लेकिन ये 50 लाख का लोन देने के लिए जो भी प्रोसेसिंग फीस चार्ज किया है, जो भी प्रोसेसिंग फी चार्ज हुआ है, तो जो भी प्रोसेसिंग फी लगा है, इस प्रोसेसिंग फी के ऊपर जीएसटी आएगा। क्लियर है? ठीक है, मैंने शेयर्स बेचने के लिए ब्रोकरेज पे किया। ठीक है, शेयर्स बेचने के लिए मैंने ब्रोकरेज पे किया। अभी हम लोगों ने देखा था शेयर्स दैट इज सिक्योरिटी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस, लेकिन उसको बेचने के लिए जो ब्रोकरेज लगा है, उस ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी आएगा। क्लियर है क्या पॉइंट? तो इस तरीके से आप लोग को ट्रांजेक्शन एनालाइज करना है।
व्हेन मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन एंड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, मतलब यहाँ से एक सिंपल बात समझ में आती है, कोई भी ट्रांजेक्शन को सप्लाई होने के लिए पहले तो वो गुड्स या फिर सर्विस होना चाहिए। ओके, गुड्स या फिर सर्विस होना चाहिए। और अगर गुड्स या फिर सर्विस है तो उसका फॉर्म ऑफ सप्लाई कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये सच एज लिखा हुआ है। ओके, पर ये जो फॉर्म ऑफ सप्लाई है ये कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए। ओके, एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, मतलब पैसा मिलना चाहिए, एंड इट शुड बी बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, तो सप्लाई माना, जीएसटी पे करना है कि नहीं वो सेक्शन 7 नहीं बताएगा, ये बताएगा सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो हम लोग चार्ज ऑफ जीएसटी में पढ़ेंगे। ठीक है, सप्लाई है लेकिन जीएसटी नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है। अब डिस्कस करते हैं हम लोग, अगर हमारी एक्टिविटी में कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, देखो पहले कंसिडरेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन? कंसिडरेशन के लिए आपको 5 बातें याद रखनी है। ठीक है, 5 थिंग्स आर टू बी रिमेम्बर्ड फॉर कंसिडरेशन। सबसे पहला, एनी वन कैन पे कंसिडरेशन। सबसे पहला, एनी वन कैन पे कंसिडरेशन, कोई भी इंसान कंसिडरेशन पे कर सकता है। जैसे अगर मैंने आप लोग को लेक्चर दिया, तो जरूरी नहीं कि पैसा आपसे ही आना चाहिए, आपके मॉम डैड मुझे पे करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन पैसा आना चाहिए मुझे। समझ में आ रहा है? एनी वन कैन पे कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कैन बी इन काइंड। कंसिडरेशन कैन बी इन काइंड, मतलब कि जरूरी नहीं कि हमेशा पैसा दिया हो वही कंसिडरेशन है। ठीक है, इन काइंड मतलब कुछ भी नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन होगा, उसको भी हम लोग कंसिडरेशन बोल सकते हैं। जैसे मैंने आपको लेक्चर दिया, आपने मुझे वॉच गिफ्ट की। थर्ड, जो रिफंडेबल डिपॉजिट्स है। ठीक है, जो भी रिफंडेबल डिपॉजिट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी रेंटेड प्रॉपर्टी पर रहने जा रहा हूँ, तो मुझे एक डिपॉजिट पे करना पड़ेगा। तो ये डिपॉजिट जो अमाउंट है, इसको कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये रिफंडेबल है। ठीक है, रिफंडेबल है। अगर ये रिफंडेबल डिपॉजिट एडजस्ट की जाती है टुवर्ड्स माय रेंटल, ठीक है, टुवर्ड्स माय रेंट, if it is adjusted towards rent, then only it will be called as supply। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है? रिफंडेबल डिपॉजिट को हम लोग कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन जब वो एडजस्ट होगी तभी हम लोग उसको कंसिडरेशन बोल सकते हैं। फोर्थ, अमाउंट रिसीव्ड फॉर फोरबियरेंस ऑफ एन एक्ट। फोरबियरेंस मतलब, अगर मुझे बोला गया कि ये एरिया में क्लासेस आपको नहीं खोलना है, उसके लिए मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे कुछ नहीं करने के लिए पैसा मिला, ठीक है, कुछ नहीं करने के लिए अगर पैसा मिला, उसको भी हम लोग कंसिडरेशन बोलेंगे। एंड लास्ट वन, सब्सिडी रिसीव्ड। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसको हम लोग कंसिडरेशन नहीं बोलते। क्लियर है पॉइंट? तो ये 5 पॉइंट आपको कंसिडरेशन के लिए याद रखने हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे शेड्यूल्स। ठीक है, शेड्यूल 1 पहले डिस्कशन होगा। अब हम लोगों ने जैसे कि देख लिया, कोई भी एक्टिविटी को सप्लाई होने के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, एंड बिजनेस पर्पस होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन नहीं हुआ, देखो अगर कंसिडरेशन है एंड बिजनेस पर्पस भी है, ओके, तो ये ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लाई। लेकिन अगर कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, कंसिडरेशन नहीं है, तो उन एक्टिविटीज को क्या हम लोग को सप्लाई बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आंसर इज वैसे तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लेकिन अगर वो एक्टिविटी शेड्यूल 1 में स्पेसिफाई किया हुआ है, शेड्यूल 1 में, देन सच एक्टिविटी वुड बी कॉल्ड एज सप्लाई, इवन इफ देर इज नो कंसिडरेशन। क्लियर? समझ में? सिंपल मीनिंग क्लियर है? मैंने बोला अगर कंसिडरेशन है तो वैसे ही सप्लाई है, अगर बिजनेस पर्पज है तो। लेकिन अगर कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी क्या हम उस एक्टिविटी को सप्लाई बोल सकते हैं? आंसर इज यस, बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड वो एक्टिविटी शेड्यूल 1 में मेंशन्ड है, होनी चाहिए। ठीक है, होगी तो ही, उसके अलावा नहीं। क्लियर? तो शेड्यूल 1 का हेडिंग क्या होगा? शेड्यूल 1 का हेडिंग होगा एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड, टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन।
क्लियर है पॉइंट? तो जिसमें कंसिडरेशन नहीं है पर शेड्यूल वन में है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सप्लाई बोल देंगे। अभी शेड्यूल वन में कौन सी एक्टिविटीज है? चार एक्टिविटीज है। ठीक है, देर आर फोर एक्टिविटीज। सबसे पहली एक्टिविटी, परमानेंट ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। मतलब अगर आपने कोई बिजनेस असेट खरीदा था, फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस के लिए एसी खरीदा। अभी एसी का आपको आईटीसी मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट मिलता है। अभी उसका बेनिफिट आपने क्लेम कर लिया। ओके, आपने उस बेनिफिट को आपके आउटपुट टैक्स के सामने, सेल्स की लायबिलिटी के सामने उसको यूज कर लिया। और अभी आप लोग क्या बोलते हो? ये एसी को मैं बेच रहा हूँ, वो भी विदाउट कंसिडरेशन, ताकि सप्लाई नहीं माना जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला, अगर आपने कोई भी बिजनेस असेट को परमानेंट ट्रांसफर किया है जिसके ऊपर आपने आईटीसी लिया है, आईटीसी अवेल किया है, देन इन दैट केस इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, इस एक्टिविटी को सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है? सो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, इस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लाई। लेकिन अगर आपने आईटीसी नहीं लिया था, ओके, आईटीसी नहीं लिया एंड आपने विदाउट कंसिडरेशन बेचा, तो क्या इसको सप्लाई बोलेंगे? आंसर इज नो, नहीं बोलेंगे। ओके, अगर आपने आईटीसी नहीं लिया था पर कंसीडरेशन में बेचा, तो सप्लाई बोलेंगे? आंसर इज यस, क्योंकि अगर कोई भी एक्टिविटी में कंसीडरेशन है तो उसको सप्लाई बोलना होगा। आ रहा है समझ में? अगर आईटीसी भी लिया है, कंसीडरेशन भी है, तो वैसे ही इसको हम लोग सप्लाई मानेंगे। ठीक है, अगर आईटीसी लिया है लेकिन कंसीडरेशन नहीं है, दैट इज शेड्यूल वन, सो इन दिस केस क्या हो जाएगा? ये सप्लाई माना जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? ओके। सेकंड, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं, ये हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है? डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब ऐसी दो बिजनेस यूनिट्स, ठीक है, ऐसी एंटिटी जिसके जो ब्रांच है, okay, दो अलग स्टेट में हो सकते हैं या फिर सेम स्टेट में दो अलग जीएसटी नंबर के थ्रू। तो एक एग्जांपल के थ्रू यहां पर समझेंगे। फॉर एग्जांपल रिलायंस। ठीक है, तो रिलायंस में महाराष्ट्र, ओके, रिलायंस महाराष्ट्र ब्रांच एंड रिलायंस गुजरात। अब यहाँ पर दोनों जो ब्रांचेस है वो रिलायंस की है, तो इन दोनों का पैन सेम रहेगा, इन दोनों का पैन सेम रहेगा, लेकिन इनका जीएसटी नंबर अलग होगा। ठीक है, जीएसटी नंबर वुड बी डिफरेंट। पैन सेम बट जीएसटी नंबर वुड बी डिफरेंट। So in this case, Reliance Maharashtra and Reliance Gujarat would be termed as distinct person, would be termed as distinct person। आया समझ में? क्या एक ही स्टेट में दो रजिस्ट्रेशन हो सकता है? आंसर इज यस, हो सकता है, लेकिन अभी मैं तुम लोग को डिस्क्लोज नहीं करूंगा, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर रिलायंस महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में ही दो अलग नंबर है, ठीक है, जीएसटी नंबर वन एंड जीएसटी नंबर टू। ठीक है, दो अलग नंबर है, तो इन दोनों का भी पैन सेम रहेगा लेकिन जीएसटी नंबर अलग है, तो इन दोनों को भी क्या कहा जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन कहा जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? आया समझ में? ओके, तो अभी इसका रिलेवेंस क्या है? अगर आपने आपके रिलेटेड पार्टी को फ्री में कुछ भी बेचा, तो उसको सप्लाई मानना है। अगर आपने आपके डिस्टिंक्ट पर्सन को कुछ भी फ्री में बेचा, तो भी उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे। क्लियर है? अभी इसमें एक सर्कुलर है, वो देख लेते हैं। वही सर्कुलर क्या है वो सुनो। इंटरस्टेट, इंटरस्टेट मोड ऑफ कन्वेयंस, इंटरस्टेट मोड ऑफ कन्वेयंस। अभी फॉर एग्जांपल एक स्पेशलाइज्ड व्हीकल है। ओके, ये स्पेशलाइज्ड व्हीकल है, इस व्हीकल के अंदर क्या क्या है सुन लो। स्पेयर पार्ट्स है, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स है। इस व्हीकल के अंदर मशीनरी है, ठीक है, जो भी ठीक वगैरह करना होता है पार्ट्स, उसको ठीक करने के लिए जो मशीन रिक्वायर्ड वो भी है। ओके, तो ये एक ऐसा व्हीकल है, मतलब दिस दिस व्हीकल इज डूइंग द जॉब ऑफ अ
गैरेज ऐसा समझ के चलो। ठीक है, मतलब गैरेज में क्या होता है, कुछ मशीन्स होती है, उनके पास स्पेयर पार्ट्स होता है, तो वो सब कुछ एक व्हीकल में उन्होंने डाल के रखा है। ठीक है, एक व्हीकल में डाल के रखा है। अब जहां पर भी अगर गाड़ी खराब हुई तो ये व्हीकल जाएगा, उसमें एक आदमी जाएगा, एंड वो सब कुछ ठीक करके वापस आ जाएगा ये गाड़ी लेके। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अज्यूम करो ये महाराष्ट्र है, एंड यहाँ पर है गुजरात। अगर गुजरात में हमको कोई एक काम मिला है जिसमें ये व्हीकल लगने वाला है, तो महाराष्ट्र वाली एंटिटी ने क्या किया, इस गुजरात वाली एंटिटी को ये जो पूरा व्हीकल है वो भेजा। फॉर एग्जाम्पल इस व्हीकल का प्राइस इज 25 लाख रुपीस। ठीक है, लेकिन गुजरात वाले ने क्या बोला, मैं इस व्हीकल को यूज करूंगा, एंड ये व्हीकल मैं वापस से आपको दे दूंगा। तो आप मुझसे क्या लो, सिर्फ यूजेज चार्जेस ले लो। ठीक है, यूजेज चार्जेस ले लो आप सिर्फ। तो यहाँ पर ये वाला जो एंट्री हमने अभी देखा, ठीक है, अभी कौन सा एंट्री देखा हमने, सप्लाई टू अ डिस्टिंक्ट पर्सन इज अ सप्लाई। ठीक है, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, मतलब अगर आपने महाराष्ट्र वाली यूनिट ने गुजरात वाली यूनिट को भेजा, तो भी इसको हम लोग सप्लाई मानने वाले हैं। ऐसा हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा। तो यहाँ पर कितने प्राइस का गुड्स जा रहा है, 25 लाख का। तो सवाल ये उठा लोगों के दिमाग में कि यहाँ पर 25 लाख के ऊपर जीएसटी भरें या फिर यूजेज चार्जेस के ऊपर जीएसटी भरें। आंसर इज सिर्फ यूजेज चार्जेस के ऊपर जीएसटी भरेंगे। समझ में आया? सिर्फ यूजेज चार्जेस के ऊपर। क्लियर? अब यहाँ पर और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बस। ठीक है, बस रिपेयरिंग के लिए गया है, यहाँ पर रिपेयरिंग और मेंटेनेंस गुजरात में गया, एंड फिर बस रिपेयर होने के बाद वापस आ गया। तो यहाँ पर बस के वैल्यू को सप्लाई बोलेंगे कि रिपेयर मेंटेनेंस को? आंसर इज रिपेयर मेंटेनेंस को। समझ में आया? ट्रक, बस, ट्रेन, कुछ भी हो सकता है। और रिक्स और टूल्स, मतलब कि जो भी टूल्स हैं उसमें भी सेम प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो डिस्टिंक्ट पर्सन वाला कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया। तो बेसिक मीनिंग क्या था, अगर मैंने रिलेटेड पर्सन को कुछ भी गुड्स या फिर सर्विस दिया, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन, देन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। ठीक है, एक एक्सेप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। तो ये एक्सेप्शन समझने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दीज बोथ आर ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी इन जीएसटी। ठीक है, इन दोनों को रिलेटेड पार्टी कहा जाता है। ये हम लोग कहाँ पर सीखेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया, गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट ऑब्वियसली विदाउट कंसिडरेशन होता है। तो अगर वो गिफ्ट का वैल्यू इज अप टू ₹50,000, देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान के चलो कि आप मेरे एम्प्लॉय हो। ठीक है, तो मैंने आपको एक मोबाइल फोन लेके दिया, उसको गिफ्ट दिया, गिफ्ट दिया, दिवाली बोनस। तो 25,000 रुपए का मोबाइल मैंने आप लोग को गिफ्ट में दिया। तो यहाँ पर जो मैंने फ्री में आपको दिया उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? समझ में? लेकिन अगर वही गिफ्ट का वैल्यू पर एम्प्लॉय पर फाइनेंशियल ईयर अगर 50,000 से ऊपर का होता, ओके, तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर जो भी गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूँ जिसका वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो यहाँ पर मुझे एज अ एम्प्लॉयर जीएसटी भरना पड़ता। क्लियर है पॉइंट? अब इसके साथ साथ हम लोग एक इंटरलिंकिंग कर लेते हैं। आईटीसी का चैप्टर हम लोग जब आगे जाके पढ़ेंगे, 8वां या 9वां चैप्टर है, तो वहां पर हम जाके पढ़ेंगे कि अगर एम्प्लॉयर ने या फिर किसी भी पर्सन ने कुछ भी चीज खरीदा एंड उसको एज अ गिफ्ट आगे दिया, तो जिसने भी खरीदा उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप गिफ्ट देने के लिए कुछ खरीदते हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 से ऊपर की वैल्यू का गिफ्ट देता है, ओके, तो उसको आईटीसी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि शेड्यूल 1 के ये बाहर जा रहा है। ठीक है, मतलब कि शेड्यूल 1 में क्या कहा जाता है कि सप्लाई माना जाएगा, तो नहीं माना जाएगा। दैट इज प्रोवाइजो क्या था, अप टू 50,000 नॉट अ सप्लाई, सो नो आईटीसी। ठीक है, लेकिन 50,000 के ऊपर दिया तो उसको सप्लाई भी माना जाएगा एंड आईटीसी भी मिलेगा एज पर सेक्शन 17(5)(h). समझ में आया पॉइंट? और भी इसका डिस्कशन करेंगे हम लोग कहाँ पर, आईटीसी के चैप्टर में। तो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। अब थर्ड एंट्री हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्ड एंट्री ऑफ शेड्यूल 1, प्रिंसिपल एजेंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल और एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट ट्रांजैक्शन। अब ये एकदम सिंपल है।
अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स भेजा, सेंड किया, सेंड, ठीक है, तो ये वाला जो ट्रांजैक्शन है, ये ऑब्वियसली इट इज विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि एजेंट कंसिडरेशन कब देता है, जब वो किसी थर्ड पार्टी को सेल करता है, थर्ड पार्टी को सेल करता है। तो क्या हम लोग प्रिंसिपल एंड एजेंट के ट्रांजेक्शन को सप्लाई बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? आंसर इज डिपेंड्स ऑन एजेंट। आंसर इज डिपेंडिंग अपॉन एजेंट। अगर एजेंट खुद के नाम से इनवॉइस करता है इसको, ओन नेम, खुद के नेम से इनवॉइस अगर कर रहा है थर्ड पर्सन को, तो यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन को सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर एजेंट थर्ड पर्सन को जब इनवॉइस कर रहा है, तब वो प्रिंसिपल के नाम से कर रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल के नाम से कर रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस ट्रांजैक्शन को हम लोग सप्लाई नहीं बोलेंगे। आया है पॉइंट समझ में? तो एजेंट अगर खुद के नाम से बिल बनाएगा तो सप्लाई है बिटवीन प्रिंसिपल एजेंट। अगर एजेंट प्रिंसिपल के नाम से इनवॉइस बनाएगा तो प्रिंसिपल एजेंट के बीच में सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्लियर है? ओके, लास्ट वन, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब यहां पर अगर आप फोर्थ पॉइंट को ध्यान से देखो, तो इसमें और पहले तीनों में चेंज क्या है? जो पहले तीन पॉइंट्स थे वो सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू थे, एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस मतलब परचेस के पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। अभी इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मीनिंग क्या होता है वो सुन लो। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मीनिंग होता है, जब भी आपने इंडिया के बाहर से सर्विस को लिया, उसको कहा जाता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब यहाँ पर कुछ टेक्निकल डेफिनेशन के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया होना चाहिए। ओके, ये सिलेबस में काफी लोग के नहीं है, खाली सीए फाइनल, सीएमए फाइनल। प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया होना चाहिए, सप्लायर इंडिया के बाहर होना चाहिए, एंड जो रिसिपिएंट है वो होना चाहिए इंडिया में, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो कोई भी एक्टिविटी को क्या माना जाएगा? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब इसका टैक्सेबिलिटी क्या होता है वो सुनो। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपने किया है जिसमें कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन है का क्या मतलब है? आपने बाहर वाले को पैसा पे किया, क्या करने वाले हो, तो यहाँ पर कंसिडरेशन अगर है तो ऑलवेज दिस एक्टिविटी विल बी सप्लाई, ऑलवेज सप्लाई। अब यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाला हूँ, प्लीज ध्यान देना। इवन इफ, इवन इफ नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब अगर आपने आपके घर का इंटीरियर करवाया दुबई के किसी इंटीरियर डेकोरेटर से, ओके, एंड आपने उसको दिराम में पेमेंट किया, तो क्या इस एक्टिविटी को सप्लाई मानेंगे? आंसर इज यस, उसको सप्लाई मानेंगे। पर मैंने ये नहीं कहा कि उसके ऊपर जीएसटी आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर आप कंसिडरेशन पे करते हो, ठीक है, चाहे आपने बिजनेस पर्पस के लिए सर्विस लिया या फिर पर्सनल पर्पस के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस एक्टिविटी को सप्लाई तो माना जाएगा, लेकिन जीएसटी आएगा कि नहीं वो फर्दर चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे। व्हेन इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज नॉट फॉर कंसिडरेशन, इट इज नॉट फॉर कंसिडरेशन मतलब कि पैसा नहीं पे किया, ठीक है, पैसा पे नहीं किया, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले, शेड्यूल वन देखेंगे, शेड्यूल वन। जो यहाँ पर ये पार्ट हमने देखा, ये सेक्शन 7(1)(b) था, ये था 7(1)(b). क्लियर? अब देखेंगे शेड्यूल वन। शेड्यूल वन में क्या लिखा हुआ है? अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है रिलेटेड पर्सन से, ठीक है, रिलेटेड पर्सन से किया एंड बिजनेस पर्पस के लिए किया, पर आपने उसको पैसा नहीं दिया, देन इन सच केस द एक्टिविटी वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। जब दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तो ही सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैंने मेरे भाई से, जो कि यूएस में लॉयर है, ठीक है, लॉयर है, अगर वो लॉयर है, वो पैसा कमा रहा है, तो वो रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो वो अनरिलेटेड पर्सन हो गया, ठीक है। एंड अगर मैंने उससे मेरे बिजनेस डिस्प्यूट के लिए लॉयर का सर्विस लिया, तो यहाँ पर एंड उसने मुझसे पैसा नहीं लिया, तो इसको हम लोग सप्लाई नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो लॉयर जो अपना भाई है वो डिपेंडेंट होना चाहिए या इंडिपेंडेंट, तो कुछ कंडीशंस है जो हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं पढ़ेंगे। तब ये पॉइंट को एक बार वापस से मैं रिपीट करूंगा। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, रिलेटेड पार्टी होना चाहिए एंड बिजनेस पर्पस होना चाहिए,
तो ही कोई भी इम्पोर्ट ऑफ सर्विस जो विदाउट कंसिडरेशन है उसको सप्लाई माना जाएगा। आया है समझ में? ओके, सो हियर वी कंप्लीट विथ शेड्यूल 1। अपना शेड्यूल 1 यहाँ पर कंप्लीट हो। अब हम बात कर लेते हैं शेड्यूल 2 की। ठीक है, शेड्यूल 2 का यहाँ पर अभी डिस्कशन करेंगे। अब शेड्यूल 2 क्या है? शेड्यूल 2 एक ऐसा शेड्यूल है जिसमें जिसमें गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि कुछ एक्टिविटीज को आपको गुड्स बोलना है एंड कुछ एक्टिविटी को सर्विस बोलना है। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी को गुड्स बोलना है, कौन सी एक्टिविटी को सर्विस बोलना है, ये डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। वैसे फर्क पड़ता है क्या? चलो बताओ, क्या फर्क पड़ता है कि हम लोग किसी भी एक्टिविटी को गुड्स बोल दें या सर्विस बोल दें? आंसर इज यस, फर्क पड़ता है, क्योंकि रेट ऑफ टैक्स, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये गुड्स और सर्विसेज के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई आने वाले चैप्टर में मालूम पड़ेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई सीए फाइनल, सीएमए फाइनल को मालूम पड़ेगा। तो ये जो आगे के प्रोविजंस है, ये गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है। तो यहाँ पर हम लोग को अंडरस्टैंड करना वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एक्टिविटी को गुड्स बोलना है, कौन सी एक्टिविटी को सर्विस बोलना है। क्लियर? सबसे पहला, अगर आपने किसी को गुड्स बेचा तो यहाँ पर उसको हम लोग गुड्स ही बोलेंगे। अब यहाँ पर टाइटल इन गुड्स ट्रांसफर किया, टाइटल मतलब ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफर ही उसको गुड्स बोलेंगे। अगर हायर परचेस का ट्रांजेक्शन है तो भी गुड्स बोलेंगे। अगर आपने ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स किया है, मतलब आपने किसी को गुड्स में राइट दिया, बोला कि ये लो कार आप 10-15 दिन के लिए जैसा चाहिए वैसा यूज करो, तो यहाँ पर आपने उसको सर्विस दिया, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, आपने सिर्फ राइट दिए। ट्रांसफर ऑफ राइट इन यूज, ये भी सर्विस है। लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, लेटिंग आउट, ट्रीटमेंट और प्रोसेस, तो ये सारी एक्टिविटीज को हम लोग सर्विस बोलेंगे, क्योंकि लीज रेंटल हो गया, टेनेंसी प्रीमियम हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब सर्विसेज। बिजनेस असेट्स आर ट्रांसफर्ड, ठीक है, बिजनेस का असेट हमने ट्रांसफर किया, तो ऑब्वियसली गुड्स ही बोलेंगे इसको। गुड्स हेल्ड फॉर बिजनेस यूज पुट टू प्राइवेट यूज, मतलब आपने बिजनेस के लिए कुछ गुड्स खरीदा था, लेकिन आपका जो आपकी कंपनी का जो डायरेक्टर है वो उसको पर्सनल यूज पे लेके जा रहा है, तो यहाँ पर कंपनी ने डायरेक्टर को सर्विस दिया ऐसा माना जाएगा। क्लियर है? आगे, सीजर्स टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, स्टॉक और असेट्स डीम्ड टू बी सप्लाइड टू हिमसेल्फ एक्सेप्ट गोइंग कंसर्न और बिजनेस कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब इसका मीनिंग ध्यान से सुनना। अगर मैंने कुछ स्टॉक खरीदा है, ठीक है, एंड मैं बिजनेस को बंद कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है मेरे पास गोडाउन में, वो पूरा स्टॉक मैंने खुद को बेच दिया ऐसा माना जाएगा। रीजन इज वेरी सिंपल, जब हमने परचेस किया तब गवर्नमेंट ने आईटीसी दिया। ठीक है, अब हम लोग को आईटीसी क्यों मिलता है? ताकि हम इस गुड्स को आगे बेच पाए, पर ये गुड्स हम आगे नहीं बेच रहे, हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट से मैं अपना आईटीसी लूज नहीं करूंगी। ठीक है, मैं आईटीसी लूज नहीं करूंगी, मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। तो जो गुड्स है वो आपने खुद को बेच दिया ऐसा समझ लो, एंड जीएसटी पे करो। लेकिन दो केसेस में पे नहीं करना है। सबसे पहला, अगर आप बिजनेस बंद कर रहे हो ताकि ये गुड्स एंड सब कुछ आप लोग किसको कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है, आप किसी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव को ये बिजनेस सेल आउट कर रहे हो, तो इस केस में हम उस स्टॉक को आपको बेच दिया ऐसा नहीं मानेंगे। ओके, रीजन इज सिंपल, जो भी मेरा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है या फिर जो भी मेरा ट्रांसफरी फर्म है, वो जीएसटी पे करेगा वेन एवर दे आर गोइंग टू सेल द गुड्स। आगे, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया, इट इज सर्विस। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग खरीदा, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का मीनिंग होता है कि जब भी सीसी या फिर ओसी, विच एवर इज अर्लियर, ओके, उसके पहले कंसिडरेशन का पेमेंट होना चाहिए। ठीक है, सीसी या फिर ओसी, विच एवर इज अर्लियर के पहले, विच एवर इज अर्लियर के पहले क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। तो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर सीसी या फिर ओसी, विच एवर इज अर्लियर के बाद पैसा मिला, ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी रहेगा इसको हम लोग नॉट अ सप्लाई बोलेंगे। आया समझ में? आगे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंस्ट्रक्शन का काम, या फिर रेस्टोरेंट, इन दोनों को हम लोग सर्विस बोलेंगे। टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट,
तो कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का अगर टेम्पररी ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर है, टेम्पररी ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अडेप्शन, अपग्रेडेशन, एनहेंसमेंट, ठीक है, मतलब बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर अगर आपने डेवलप करवाया, कस्टमाइज करवाया, तो इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्विस बोलेंगे। टॉलरेंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस और एग्रीइंग टू रिफ्रेन, मतलब कि कुछ नहीं करने का अगर आपको पैसा मिल रहा है, या फिर या फिर लिक्विडेटेड डैमेजेस है, मतलब कि मैंने अगर आप लोग को बोला कि 10 दिन में लेक्चर खत्म नहीं हुआ, ठीक है, 10 दिन में लेक्चर अगर खत्म नहीं हुआ, तो मैं आप लोग को पेनल्टी पे करूंगा। ओके, तो आपको जो पेनल्टी का पैसा मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है? बिकॉज यू हैव टॉलरेटेड माई नॉन परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर ये टॉलरेंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस के लिए जो आपको पैसा मिल रहा है, क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू इसको सप्लाई मानेंगे? वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ये होगा सप्लाई ऑफ सर्विस। जीएसटी आएगा कि नहीं, इसके ऊपर एक सेपरेट सर्कुलर है, वो बाद में डिस्कशन करेंगे। आया समझ में? सो हियर वी कंप्लीट विथ शेड्यूल 1। ठीक है, सॉरी, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 दोनों हो गए अपने। ओके, आगे। अभी क्लासिफिकेशन थ्रू सर्कुलर्स, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ सर्कुलर्स इशू किया है, उन सर्कुलर के हिसाब से हम लोग अभी क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहला, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग को एकदम सिंपल सोचना है कि कंटेंट किसका है। जो कंटेंट और कंटेंट जो भी है, वो कंटेंट किसका है वो सोचना है। अगर मैंने जेरोक्स वाले को पीडीएफ दिया, ठीक है, मैंने दिया, जो बुक मैंने लिखा हुआ है, ये चार्ट बुक, ये कंटेंट मेरा है। ठीक है, मैंने जेरोक्स वाले को पीडीएफ भेजा, जेरोक्स वाला वो प्रिंट करके मुझे दे रहा है। तो यहाँ पर जेरोक्स वाला मुझे क्या बेच रहा है? गुड्स बेच रहा है कि सर्विस? आंसर इज सर्विस। रीजन, रीजन क्या है? क्योंकि कंटेंट मेरा है, नॉट ऑफ दैट जेरोक्स वाला। आया समझ में? अगर कंटेंट ऑथर का है, तो जो प्रिंट किया हुआ बुक्स उसको मिलेगा, उसको कहा जाएगा सर्विसेज। लेकिन अगर कंटेंट मेरा नहीं है, जैसे विजिटिंग कार्ड, अभी विजिटिंग कार्ड में तो कंटेंट कुछ ज्यादा होता नहीं है। ओके, मतलब उसमें टैंजिबल जो दिख रहा है उसका पैसा है। ध्यान से सुनो, यहाँ पर देखो, अभी टैंजिबल चीजों पर फोकस होना या फिर इनटैंजिबल चीजों पर, वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाया, ठीक है, मैंने अगर विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाया, तो यहाँ पर विजिटिंग कार्ड में आप लोग देखोगे क्या? मेन चीज, मेरा जो बिजनेस का नाम है उस पर आपका नजर नहीं होगा। आपका नजर होगा कि ये विजिटिंग कार्ड कैसा दिख रहा है, शाइन कर रहा है क्या, थिकनेस कितना है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर स्पेशल इंपॉर्टेंस टेंजिबल आइटम को दिया जा रहा है। लेकिन बुक के केस में, ठीक है, बुक के केस में जो इंटेंजिबल है, देखो बुक इज टेंजिबल नो डाउट, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंस इंटेंजिबल चीज पर है, दैट इज मेरा जो कंटेंट है उसके ऊपर आपका फोकस है। ओके, अगर मैं आपको 10 पेज में जीएसटी बना के दे दूं, 10 पेज में एंटायर जीएसटी, ठीक है, बॉन्ड पेपर पे प्रिंट किया, लेकिन उसके अंदर कुछ भी कंटेंट लिखा ही नहीं है, क्या आप लोग परचेस करोगे? नहीं करोगे। वहीं अगर मैं आपको 300-400 पेज का अगर एक बुक बना के दूं, जो बॉन्ड पेपर पे नहीं होगा, तो क्या ये 300-400 बुक को इंपॉर्टेंस मिलेगा? आंसर इज यस, मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंटेंट पे फोकस है। आ रहा है समझ में? तो जिसमें कंटेंट पे फोकस है, उसमें सर्विस माना जाएगा। जिसमें गुड्स को फोकस दिया गया है, यहाँ पर इसको हम लोग गुड्स बोलेंगे। टेंजिबल चीज को फोकस दिया है तो गुड्स बोलेंगे, इनटेंजिबल चीज पर फोकस है तो इसको हम लोग सर्विस बोलेंगे। क्लियर? आगे, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स अंडर अंडर पागड़ी सिस्टम। अब यहाँ पर सुन लो, अब पागड़ी सिस्टम क्या होता है, मैं एक बार बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये लैंडलॉर्ड है, ठीक है, अभी इसको प्रॉपर्टी बेचना नहीं है, ठीक है, इसको प्रॉपर्टी नहीं बेचना है, इसको क्या बेचना है? टेनेंसी राइट्स बेचना है। टेनेंसी राइट मतलब रहने का अधिकार, ठीक है, टेनेंसी राइट्स। पगड़ी सिस्टम यही होता है, टेनेंसी राइट्स यहाँ पर सेल होता है। अब टेनेंसी राइट्स जब सेल हो रहा है, तब जो टेनेंट है, जो टेनेंट है, ये टेनेंसी प्रीमियम पे करता है। ठीक है, क्या पे करता है? टेनेंसी प्रीमियम। ठीक है, टेनेंसी प्रीमियम का यहाँ पर पेमेंट होगा। अब टेनेंसी प्रीमियम का पेमेंट किया, तो लैंडलॉर्ड को यहाँ पर जो पैसा मिलेगा,
क्या इसके ऊपर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा, एंड आएगा तो क्यों आएगा। देखो जो टेनेंसी राइट्स होगा, यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी लगता है। ठीक है, यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी लगता है। दिस टेनेंसी एग्रीमेंट इज लायबल टू स्टैम्प ड्यूटी। तो लैंडलॉर्ड को जो टेनेंसी प्रीमियम मिला, ठीक है, लैंडलॉर्ड को जो टेनेंसी प्रीमियम मिला, तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड के लिए ये सर्विस का सप्लाई माना जाएगा कि नहीं, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं। आंसर इज यस, इसको हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। ठीक है, दिस टेनेंसी प्रीमियम इज सप्लाई ऑफ सर्विस। टेनेंसी प्रीमियम इज सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर। जीएसटी लगेगा कि नहीं, डिपेंड्स। अगर ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो इसके ऊपर नहीं लगेगा, लेकिन ये कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी अगर, तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। आया समझ में। लेकिन अब ये टेनेंट के पास जगह आ गई है, बराबर, टेनेंट के पास। अब यहाँ पर टेनेंट के पास ऑप्शन है कि वो यहाँ पर खुद रह सकता है, या फिर ये फर्दर किसी और को रेंट पे भी दे सकता है। आ रहा है समझ में। अगर रेंट पे फॉर एग्जाम्पल मैं 10,000 रुपीज में दूं, तो यहाँ पर जितना भी रेंट मुझे मिल रहा है उसका 50% मुझे किसको देना पड़ता है, मुझे देना पड़ता है लैंडलॉर्ड को। ठीक है, तो रेंट का डिस्कशन जाने दो। रेंट में भी वैसा ही, रेसिडेंशियल कमर्शियल, पर डिपेंड ये भी करता है कि सप्लायर टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। ये हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। ओके, तो आप लोग को आइसोलेशन में चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, आप लोग को कंसोलिडेशन में पढ़ना है। दैट इज चार्ज ऑफ जीएसटी के साथ जब पढ़ोगे तब और भी बेटर आप लोग को क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है। अभी यहाँ पर टेनेंसी राइट्स टेनेंट के पास है। अब हो सकता है कि ये टेनेंट इस टेनेंसी राइट्स को आगे भी सेल कर सकता। ठीक है, दिस टेनेंसी राइट्स कैन बी सोल्ड फर्दर। ठीक है, सेल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर टेनेंसी राइट्स सेल हो रहा है बाय टेनेंट, ओके, तो यहाँ पर जो टेनेंसी प्रीमियम मिलेगा, ठीक है, जो भी टेनेंसी प्रीमियम मिलेगा, दिस वुड बी लायबल टू जीएसटी। ठीक है, दिस वुड बी लायबल टू जीएसटी। क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होगा कि रेसिडेंशियल होगा तो टैक्सेबल, या कमर्शियल होगा तो टैक्सेबल, या रेसिडेंशियल होगा तो एग्जेम्प्ट। तो आंसर इज ऐसा कुछ नहीं है। रेसिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, दोनों ही केसेस में जो टेनेंट को टेनेंसी प्रीमियम मिल रहा है, इट इज लायबल टू जीएसटी, दोनों ही केसेस में। ठीक है, दोनों ही केस में। जो यहां पर हमने देखा ये लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, दिस इज ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लैंडलॉर्ड। क्लियर है। पर अज्यूम करो, अगर ये टेनेंट टेनेंसी राइट्स को सेल नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, ये सरेंडर कर रहा है। सरेंडर का मीनिंग समझ में आता है। सरेंडर मतलब लैंडलॉर्ड को उसने वापस दे दिया। ओके, तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, लैंडलॉर्ड विल पे दिस टेनेंट सम प्रीमियम। ठीक है, लैंडलॉर्ड इसको पैसा देगा। ठीक है, इसको शेयर दे देगा कि भाई ये लो। तो यहाँ पर जो प्रीमियम और शेयर मिलेगा किसको, टेनेंट को, तो यहाँ पर इसके ऊपर भी जीएसटी आएगा। ठीक है, चाहे रेसिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल हो, दोनों ही केसेस में। समझा। अब यहाँ पर अपन एक बार चार्ट बुक से रीड कर लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स बाय ओनर ऑफ प्रॉपर्टी टू इनकमिंग टेनेंट। कमर्शियल प्रॉपर्टी होगा टैक्सेबल, रेसिडेंशियल होगा एग्जेम्प्ट। ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स बाय एग्जिस्टिंग टेनेंट और इनकमिंग टेनेंट टू न्यू टेनेंट, फॉर बोथ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इट इज टैक्सेबल। सर्विसेज प्रोवाइड बाय आउटगोइंग टेनेंट बाय वे ऑफ सरेंडरिंग, मतलब मैंने सरेंडर कर दिया एंड मैंने क्या बोला, ये लो लैंडलॉर्ड आपका जगह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरेंडर किया मैंने, तो मेरे को ओनर से कुछ पैसा मिलेगा। ओके, तो दोनों प्रॉपर्टीज के लिए टैक्सेबल, चाहे रेसिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो। आगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। अब इसका मीनिंग समझ लो। अज्यूम करो एक जगह पे है एचडीएफसी बैंक, एक जगह पे है से थाने जनता सहकारी बैंक। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का बैंक है एंड ये प्राइवेट सेक्टर बैंक। देखो, नॉट नेसेसरी कि ये एग्जाम्पल प्राइवेट एंड गवर्नमेंट का है, प्राइवेट एंड प्राइवेट होगा तो भी सेम एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, नॉट नेसेसरी कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है वो सुन लो। आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस निकाला। ठीक है, आरबीआई ने क्या बोला कि पूरे साल में आप लोग को एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो का, लोन पोर्टफोलियो का 40% एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर में
लोन का आप लोग को देना पड़ेगा, ठीक है, लेंडिंग वहां पर करना पड़ेगा, 40% एग्रीकल्चर। तो एचडीएफसी बैंक ने पूरे साल में सिर्फ 30% किया हुआ है, एंड टीजेएसबी ने से 70% एग्रीकल्चर को दिया हुआ है, ठीक है। ये आरबीआई का नॉर्म है, 40% इज द आरबीआई नॉर्म। तो टीजेएसबी ने क्या किया, 70% एग्रीकल्चर को दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, आरबीआई खुश होकर के टीजेएसबी को क्या देगा, टीजेएसबी को देगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। ओके। अब यहाँ पर ये जो पीएसएलसी है, ठीक है, ये पीएसएलसी सेल हो सकता है, इट कैन बी सोल्ड, इट कैन बी सोल्ड। तो एचडीएफसी बैंक क्या करेगा, जब भी कंप्लायंस का डेट नजदीक आएगा, तब पीएसएलसी खरीदना स्टार्ट करेगा। तो जो भी पीएसएलसी एचडीएफसी बैंक खरीदेगा, ओके, यहाँ पर टीजेएसबी बैंक ने एचडीएफसी को गुड्स बेचा ऐसा माना जाएगा। आया समझ में? क्लियर है क्या? तो यहाँ पर एचडीएफसी को कंप्लायंस करना है, ठीक है, 40% तक पहुंचना है। तो यहाँ पर एचडीएफसी को 10% का पीएसएलसी खरीदना पड़ेगा। ओके, तो टीजेएसबी के लिए ये इनकमिंग है, पैसा मिलने वाला है। ओके, टीजेएसबी ने बहुत अच्छा काम किया, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने खुश होकर इसको पीएसएलसी दिया ताकि ये आगे सेल कर पाए। आया समझ में? ओके। नेक्स्ट इज रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। अब जो टायर होते हैं आपके, ठीक है, बाइक के या फिर कार के, वो काफी साल यूज होने के बाद घिस जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप लोग टायर वाले के पास जाओगे तो आपको वो दो ऑप्शन देगा। एक एक तो नया टायर खरीद लो, रीट्रेडेड। रीट्रेडिंग का मतलब होता है कि जो जिगजैग होता है मालूम है टायर पे, ठीक है, उसका जो लेयर होता है वो लगा के दिया जाता है। तो यहाँ पर जो रीट्रेडिंग का जो लेयर लगा के दिया आपको, ठीक है, रीट्रेडिंग का जो लेयर लगा के दिया, तो यहाँ पर लेयर का लगाना इज कॉल्ड एज सर्विस। रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स इज सर्विस। लेकिन अगर आपने रीट्रेडेड टायर खरीदा, ठीक है, मतलब आपके टायर पे नहीं लगाया, आपने दूसरा टायर खरीदा, तो यहाँ पर गुड्स कहा जाएगा उसको। क्लियर? आगे। अब ये वाला जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, इट इज विथ रिगार्ड्स टू सेक्शन नंबर 7(1)(a). ठीक है, 7(1)(a) क्या बोल रहा है, यहाँ पर मैं व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम्पल ए, बी एंड सी, ये तीनों ने मिलकर के एक क्लब और एसोसिएशन शुरू किया, ठीक है, एबीसी क्लब। अब यहाँ पर क्या होगा, इन तीनों ने कुछ तो कंट्रीब्यूशन दिया, दैट इज कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन हो सकता है, ठीक है, जो भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट्स यहाँ पर दिए। अब ये सब्सक्रिप्शन से एबीसी क्लब बनाया, एंड एबीसी क्लब इन तीनों को सर्विस देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एबीसी क्लब जब इन तीनों को सर्विस देगा, क्या उसको हम लोग सप्लाई बोलेंगे, या फिर हम ऐसा बोलेंगे कि खुद ही खुद को सर्विस दिया जा रहा है तो नॉट अ सप्लाई? आंसर इज इसको सप्लाई बोलेंगे, एज पर सेक्शन नंबर 7(1)(a). क्लियर है? ठीक है। आगे। पहले तक में कुछ बाकी है कि नहीं, एक बार मैं नजर घुमा लेता हूँ। ठीक है, 7(1)(a) भी हो गया, इंटरेस्टेड मोड हो गया, ये हो गया, ओके ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं शेड्यूल 3 की। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं शेड्यूल 3 का। तो शेड्यूल 3 क्या होता है बेसिकली? शेड्यूल 3 इज टू रिगार्ड एन एक्टिविटी एज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर अपना फोकस गुड्स और सर्विस पर नहीं, अपना फोकस किसके ऊपर है? सप्लाई के ऊपर। हमारा फोकस है सप्लाई के ऊपर, कि इस एक्टिविटी को सप्लाई नहीं मानना है, ठीक है। गुड्स और सर्विस है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक्टिविटी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ओके। कुछ एक्टिविटीज जो शेड्यूल 3 में दी हुई है। सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट सर्विस। तो जो भी सैलरी मिलती है किसी भी एम्प्लॉय को, ठीक है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर हो, या फिर वो पेरोल पे हो, या फिर वेजस हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेजस को कंसिडर करो, या फिर कैजुअल लेबर हो गया, इन सबको अगर एम्प्लॉयमेंट में वेजस मिलता है, सैलरी मिलता है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। क्लियर है? आगे। सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनसीएलटी, ये सब पिटिशनर को सर्विसेज देते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो कुछ चार्जेस होता है, अपील का फीस होता है, ठीक है, तो वो सब फीस के ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि इट इज सर्विस प्रोवाइड बाय कोर्ट और
ट्राइब्यूनल। आगे यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन भी है। अगर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ठीक है, अगर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने अगर कुछ भी फीस या फिर पेनल्टी लिया है तो यहाँ पर उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, सो द थर्ड एंट्री इज सर्विसेज ऑफ एमपी एंड एमएलएस। ठीक है, अगर एमपी एमएलए कुछ भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर शेड्यूल 3 में उनका एक्टिविटीज को सप्लाई नहीं ट्रीट किया जाएगा। ओके, उसके बाद फ्यूनरल, बरियल, क्रेमाटोरियम, मॉर्टोरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, तो ये जो भी अंतिम संस्कार की विधियां होती है उनको भी शेड्यूल 3 में रखा गया है, दैट इज दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। फिफ्थ एंट्री, सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग, मतलब अगर लैंड आपने बेचा, ओके, तो यहाँ पर उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि उसको सप्लाई ट्रीट नहीं करते। एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीटेड बिल्डिंग? कंप्लीटेड बिल्डिंग मतलब कि ऐसा बिल्डिंग जिसमें सीसी या फिर ओसी, विच एवर इज अर्लियर, उसके बाद कंसिडरेशन मिला हो, ठीक है, तो ऐसे केस में उस बिल्डिंग के ट्रांजेक्शन्स को भी हम लोग जीएसटी में ट्रीट नहीं करते, ठीक है, उसको हम लोग सप्लाई ट्रीट नहीं करते। आगे एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हमने गुड्स का डेफिनेशन देखा था तो गुड्स के डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम इंक्लूडेड था, ठीक है, लेकिन सप्लाई के डेफिनेशन से ये बाहर है। डेफिनेशन से इन द सेंस शेड्यूल 3 में रखा गया है, मतलब सप्लाई के नेगेटिव लिस्ट में। क्लियर है? तो सप्लाई के नेगेटिव लिस्ट में है, इसका मतलब ये है कि लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये तीन ही ऐसे एक्शनेबल क्लेम्स है जो कि सप्लाई ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, बाकी के एक्शनेबल क्लेम्स कैसे होंगे? वो गुड्स तो हैं लेकिन सप्लाई ट्रीट नहीं होंगे, जैसे इंश्योरेंस क्लेम्स हो गया। ओके, आगे, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। मतलब अगर मान के चलो कि आप इंडिया में हो, आपने दुबई वाले पर्सन को बोला कि आप कनाडा वाले पर्सन को सेल कर दो, ठीक है, आपके पास ऑर्डर आया था कनाडा से, आपके पास गुड्स नहीं था, तो आपने दुबई वाले को बोला कि आप कनाडा में गुड्स को डिस्पैच कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? गुड्स आर बीइंग सप्लाइड फ्रॉम अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी दैट इज दुबई टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी दैट इज कनाडा विदाउट गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। इंडिया में आया ही नहीं, डायरेक्टली दुबई से कनाडा गया। तो इस केस में जो ये ट्रांजेक्शन है इसको इंडिया में सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा। आया समझ में? अब यहाँ पर इंडियन पार्टी का जो इंटरमीडियरी कमीशन है, ठीक है, इंडियन पार्टी का जो इंटरमीडियरी कमीशन है वो इंटरमीडियरी कमीशन एग्जेम्प्ट है। ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मिस्टर ए है, इंडिया का पर्सन। ओके, यहाँ पर दुबई वाला पर्सन है एंड यहाँ पर कनाडा है। ओके, अभी ये गुड्स का जो ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑफ रुपीज 10 लाख, इन रुपीज में बात करेंगे तो 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है। तो ये जो 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है, दिस इज नॉट अ सप्लाई, दिस इज नॉट अ सप्लाई। मान के चलो कि मिस्टर ए को 1 लाख रुपीज का एक कमीशन मिला, ठीक है, एक कमीशन मिला फ्रॉम दुबई पर्सन, कि आपने हमको एक बायर ढूंढ के दिया, तो मिस्टर ए को कमीशन मिला। तो यहाँ पर ये जो 1 लाख रुपीज का कमीशन है, दिस इज अ सप्लाई, दिस इज अ सप्लाई, बट दिस सप्लाई इज अ एग्जेम्प्ट सप्लाई, दिस सप्लाई इज अ एग्जेम्प्ट सप्लाई। ठीक है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एग्जेम्पशन चैप्टर में, ठीक है, जो आईजीएसटी का एग्जेम्पशन होता है उसमें लिखा हुआ है, विच इज नॉट एप्लीकेबल टू सीए इंटर। ठीक है, विच इज नॉट एप्लीकेबल टू सीए इंटर, ये सीए इंटर को एप्लीकेबल नहीं है। सीए फाइनल, सीए में फाइनल एंड सीए में इंटर, इन तीन लेवल को ही ये चीज एप्लीकेबल रहेगी। क्लियर? आगे, नेक्स्ट, एंट्री नंबर 8। एंट्री नंबर 8 जो है वो सीए इंटर को अगेन इट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, सीए फाइनल, सीए में फाइनल एंड सीए में इंटर, ये तीन लेवल को ये 8th एंट्री एप्लीकेबल है। सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। ठीक है, मतलब अगर होम कंजम्पशन के लिए आपने क्लियर करवाने के पहले वेयरहाउस में ही गुड्स को बेच दिया, तो यहाँ पर जो गुड्स का ट्रांजैक्शन हुआ है इसको हम लोग सप्लाई नहीं बोलेंगे। एक बार अपन व्हाइट बोर्ड पे इसको समझेंगे। अज्यूम करो ये पानी है, ठीक है, आपका शिप यहाँ पर आया है, ठीक है, धीरे धीरे शिप आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंडिया। ओके,
अब यहाँ पर वेयर हाउस है, इस वेयर हाउस में आपके गुड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। वेयर हाउस को मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। दिस इज द वेयर हाउस, ठीक है। वेयर हाउस में ये गुड्स आपके पड़े हुए हैं। अब क्या होने वाला है, ये आपका क्लियरेंस पॉइंट है, ठीक है। दिस इज द क्लियरेंस पॉइंट, मतलब इसके बाहर आप लेके गए तो फाइनल इंपोर्टेशन कंप्लीट माना जाता है, ठीक है। कस्टम्स में हम लोग देखने वाले हैं। तो फाइनल इंपोर्ट यहाँ पर हो जाएगा। ओके, जैसे ही आप लोग एक्सबाउंड बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो, तो यहाँ पर जब वेयर हाउस में आपके पास गुड्स है एंड यही गुड्स आपने दूसरे किसी को बेच दिया वेयर हाउस में, ओके, मतलब मिस्टर ए ने, अज्यूम करो, मिस्टर बी को बेच दिया। अब ये गुड्स का क्लियरेंस करवाएगा कौन? मिस्टर बी गुड्स को क्लियर करवाएगा, ठीक है। तो इंपोर्ट ड्यूटी जो होती है, दैट इज कस्टम ड्यूटी, IGST, ये कौन पे करेगा? बी पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए ने जो बी को सेल किया व्हेन द गुड्स वेर इन वेयर हाउस, ओके, सो दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, ठीक है। दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, क्योंकि गुड्स का इंपोर्टेशन कंप्लीट हुआ ही नहीं है। अगर मान के चलो ए ने क्लियर करवाया होता, उसके बाद वो बी को बेचता, ठीक है, तो ए को यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटीज पे करनी पड़ती। उसके बाद जब ए बी को सेल करेगा तब GST भी भरना पड़ता, ठीक है। लेकिन ये ट्रांजेक्शन कब हुआ? इंपोर्टेशन खत्म होने से पहले ये ट्रांजेक्शन हो चुका है, इसीलिए इस ट्रांजेक्शन के ऊपर GST नहीं आएगा। दिस इज नॉट अ सप्लाई। क्लियर पॉइंट? ओके, नेक्स्ट। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ट्रांसफर ऑफ टाइटल, बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एक सेकंड में क्या आ रहा है, हाँ, एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। मतलब कि अगर आप लोगों ने गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर दिया, ओके, व्हेन द शिप इज कमिंग, ओके, तो ये जो हाई सी सेल्स होता है इस केस में हो सकता है। तो यहाँ पर हाई सी सेल का ट्रांजेक्शन को हम लोग सप्लाई नहीं बोलते, ओके। तो ये जो फाइनल बायर होगा, लास्ट बायर, ठीक है, उसको क्लियर करवाना पड़ेगा। एंड जो भी वो हायर वैल्यू होता है, दैट इज द एडेड वैल्यू, उसके ऊपर वो GST पे करता है। लास्ट वन ये सबको है, ये सब सिलेबस को एप्लीकेबल है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फी और एप्लीकेशन फी, और बाय वॉट एवर नेम इट इज कॉल्ड। मतलब कि अगर आपने अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस आपको मिलेगा, आप लोग लाइसेंस फी पे करते हो किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट सर्विसेज आर टैक्सेबल अंडर RCM, लेकिन ये ट्रांजैक्शन को सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे। मतलब अल्कोहलिक लिकर के लिए आपने अगर लाइसेंस फी का पेमेंट किया, ठीक है, तो यहाँ पर आपने कोई भी सर्विस ली ही नहीं है, ऐसा माना जाएगा, सप्लाई है ही नहीं है, ठीक है। भले सर्विस होगी पर सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्लियर है? मतलब इसके ऊपर टैक्सेशन नहीं आएगा, RCM भी नहीं आएगा। क्लियर? सो हियर वी कंप्लीट विथ शेड्यूल 3। उसके बाद हम लोग अभी देखेंगे कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेक्शन नंबर 8 ऑफ CGST एक्ट। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अभी कंपोजिट सप्लाई का एक बेसिक एग्जांपल के साथ में मीनिंग समझाऊंगा। अगर आप लोगों को दो या उससे ज्यादा चीजें एक साथ दी जा रही है जो कि नेचुरली बंडल्ड है, ठीक है। नेचुरली बंडल का मतलब होता है कि वो दोनों चीजें या फिर दो से ज्यादा चीजें आपको इन रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग प्लेन में ट्रैवल करते हो तो वहां पर आपको ट्रैवलिंग सर्विस के साथ साथ, ठीक है, ट्रैवलिंग सर्विस के साथ साथ आपको एंटरटेनमेंट, फूड या फिर कुछ मैगजीन्स, तो ये सब चीजें मिलती है। ओके, तो इसको अपन बोलते हैं नेचुरली बंडल। नेचुरली बंडल का मीनिंग होता है कि सिमिलर सप्लायर्स, ठीक है, इन दिस बिजनेस प्रोवाइड दिस थिंग्स, ठीक है, उसको कहा जाता है नेचुरली बंडल। तो अभी एक बार डेफिनेशन रीड करेंगे एंड उसका टैक्सेबिलिटी क्या होगा हम लोग थोड़ी देर के बाद समझेंगे। कंपोजिट सप्लाई मीन्स अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन to a recipient consisting of two or more taxable supplies of goods or services or both or any combination, very important। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दो या उससे ज्यादा सप्लाईज कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए, मतलब एक गुड्स है तो दूसरा भी गुड्स होना चाहिए, ऐसा नहीं। गुड्स प्लस सर्विस भी चलेगा, सर्विस प्लस सर्विस भी चलेगा, ठीक है, सर्विस प्लस गुड्स भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, ठीक है। तो ट्रैवलिंग, दैट इज ट्रैवलिंग सर्विस के साथ साथ अगर आप लोग को खाना मिल रहा है
तो वैसे तो दोनों ही सर्विस है। दूसरा एग्जांपल एसी विथ इंस्टॉलेशन, तो एसी इज द गुड्स बट इंस्टॉलेशन इज सर्विस, तो यहाँ पर ऐसा कॉम्बिनेशन भी चलेगा। विच आर नेचुरली बंडल, नेचुरली मतलब कि जबरदस्ती दो चीजों को जोड़ा नहीं गया, नेचुरली बंडल। अभी जबरदस्ती मतलब आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का एक एग्जांपल देता हूँ। अगर दिवाली में आपको एक बास्केट मिलता है जिसके अंदर दो चार चीजें हैं, ठीक है, जैसे कैश्यू नट है, आलमंड है, ठीक है, फिर स्वीट्स है, चॉकलेट है, तो यहाँ पर ये जो चार चीजें मैंने अभी नाम ली, तो ये चार चीजों को जबरदस्ती जोड़ा गया, ठीक है। बाकी सप्लायर स्वीट के जगह पर अंजीर रख रहे होंगे, ठीक है, दूसरे सप्लायर काजू के जगह पे पिस्ता रख रहे होंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। ओके। एंड जो कंपोज सप्लाई है, ठीक है, जिसमें नेचुरली बंडल है, इसमें एक हमेशा प्रिडोमिनेंट सप्लाई होता है, ठीक है, हमेशा एक सप्लाई प्रिडोमिनेंट होगा, ठीक है, जिसके वजह से एंसिलरी सर्विसेज आपको मिल रही है। मतलब एंसिलरी अगर दी जाएंगी तो प्रिंसिपल सप्लाई को और अच्छी तरीके से आप एंजॉय कर पाओगे। और एक एग्जांपल जैसे लैपटॉप विथ लैपटॉप बैग। ओके। तो लैपटॉप आपने खरीदा इसीलिए लैपटॉप बैग मिला, तो लैपटॉप वाले पर्सन का मेन इंटेंशन लैपटॉप बैग बेचना नहीं था, था लैपटॉप बेचना, साथ में बैग मिल गई, तो यहाँ पर इसको कहा जाएगा कंपोजिट सप्लाई। क्लियर है? एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई, मतलब एक तो प्रिंसिपल सप्लाई होना ही चाहिए। क्लियर है? लेकिन अगर हम एग्जांपल लें उसका, आलमंड, कैश्यू, स्वीट एंड चॉकलेट का, तो इसमें कोई भी प्रिडोमिनेंट नहीं है। अगर मुझे स्वीट पसंद है तो मैं बोलूंगा स्वीट प्रिडोमिनेंट है, अगर मुझे चॉकलेट पसंद है मैं बोलूंगा मेरे लिए चॉकलेट प्रिडोमिनेंट है। सो कोई ऐसा प्रिडोमिनेंट है ही नहीं। क्लियर है? यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। नेचुरल बंडल को कैसे ढूंढना है यहाँ पर दिया हुआ है। नॉर्मल एंड फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस, मतलब कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बाकी सप्लायर्स क्या कर रहे हैं वो देखा जाएगा, ठीक है। मेजोरिटी सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड एंसिलरी सर्विसेज हेल्प इन बेटर एंजॉयमेंट ऑफ मेन सर्विस, ठीक है। अब जो हमने एग्जांपल देखा था, जो हमने एग्जांपल्स देखा था इसका अल्मंड वाला, ठीक है, तो अल्मंड वाले एग्जांपल को हम लोग बोलते हैं मिक्स सप्लाईज। देखो दोनों का टैक्सेबिलिटी मैं बाद में बताऊंगा, पहले मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है। मीनिंग समझ लेंगे पहले, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये सेक्शन 8 वाला, ये हम एक साथ बाद में देखेंगे। तो अल्मंड, कैश्यू नट, स्वीट एंड चॉकलेट, ये जो चार वाला एग्जाम्पल था, इसको कहा जाएगा मिक्स्ड सप्लाईज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई प्रिडोमिनेंट नहीं है, ठीक है, नेचुरली बंडल नहीं है। समझ में आया? तो इसको कहा जाता है मिक्स्ड सप्लाई। अभी इन दोनों का टैक्सेशन में क्या इम्पैक्ट आएगा वो देखो। अगर कोई भी एक्टिविटी कंपोजिट सप्लाई है, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी अगर कंपोजिट सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई में मैंने आप लोग को बताया कि एक एक्टिविटी प्रिडोमिनेंट होगा, ठीक है, एक एक्टिविटी प्रिडोमिनेंट होगा, दैट इज प्रिंसिपल। लेकिन मिक्स्ड सप्लाई के केस में, ठीक है, मिक्स सप्लाई के केस में कोई भी प्रिडोमिनेंट नहीं होगा, ठीक है, कोई भी प्रिडोमिनेंट नहीं, सारे के सारे का इक्वल इंपॉर्टेंस, ठीक है। सो नो प्रिंसिपल सप्लाई। अब यहाँ पर टैक्स का क्या पॉइंट है वो देखो। कंपोजिट सप्लाई के केस में हम लोग रेट ऑफ टैक्स, नेचर ऑफ सप्लाई, ठीक है, तो ये सब हम लोग किसका लेंगे? हम लोग लेंगे प्रिंसिपल सप्लाई का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग लेंगे प्रिंसिपल सप्लाई का, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर एसी के साथ साथ इंस्टॉलेशन का सर्विस दिया गया, ठीक है, एसी के साथ साथ इंस्टॉलेशन का सर्विस दिया गया, तो यहां पर एसी इज गुड्स बट इंस्टॉलेशन इज सर्विस। ओके। एसी के ऊपर जीएसटी का रेट से 28% है, एंड इंस्टॉलेशन के ऊपर जीएसटी का रेट 18%, ठीक है। सिंस दिस इज नेचुरल बंडल, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई, ठीक है, कंपोजिट सप्लाई। यहाँ पर प्रिंसिपल प्रोडक्ट का जो रेट है, दैट इज एसी का रेट, वो लगेगा एंटायर ट्रांजेक्शन पर। फॉर एग्जाम्पल एसी प्लस इंस्टॉलेशन कोई पर्सन मुझे प्रोवाइड कर रहा है से 30,000 रुपीज में, तो यहाँ पर 30,000 के ऊपर मैं जीएसटी चार्ज करूंगा एट द रेट ऑफ 28%। इज दैट वेरी क्लियर? मतलब प्रिंसिपल प्रोडक्ट का जो रेट होगा वो लगेगा।
लेकिन अगर कोई मुझे बोलता है कि एसी का जो चार्ज है वो 28,000 है, ओके, एंड इंस्टॉलेशन का जो चार्ज है वो से 2,000, इस तरीके से अगर 30,000 आंसर आ रहा है तो क्या पोजीशन होगा? आंसर इज पोजीशन वुड रिमेन सेम। ठीक है, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इंस्टॉलेशन इज नॉट अ डिफरेंट सप्लाई। ठीक है, वो एसी के साथ मिल रहा है। ठीक है, एसी विथ इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर 28,000 इंटू 28% प्लस 2,000 इंटू 28%, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल रेट काम में नहीं आएगा। क्लियर है क्या? क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई। लेकिन अगर हम लोग बात करें मिक्स्ड सप्लाई की, यहाँ पर आलमंड, कैश्यू, स्वीट एंड चॉकलेट, ठीक है, चार प्रोडक्ट है। चारों के जीएसटी का रेट अलग अलग है। ठीक है, जीएसटी का रेट है 5%, 12%, 28% एंड 18%। एंड ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है वो आपको 1,000 रुपए में मिल रहा है। तो यहाँ पर 1,000 रुपए के ऊपर लगेगा 28%। इस 1,000 रुपए के ऊपर लगेगा 28%। क्लियर है पॉइंट? दैट इज हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, दैट इज हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। इसमें कोई भी प्रिंसिपल नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से लगेगा। आया समझ में? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिक्स्ड सप्लाई के केस में कभी भी कोई भी प्रोडक्ट का इंडिविजुअल प्राइसिंग अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, इंडिविजुअल प्राइसिंग अवेलेबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? ठीक है, तो ये वाला जो हमने सीखा वही है ये पूरा पॉइंट। तो ये वी कंप्लीट विथ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। अभी कुछ सर्कुलर्स हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, सर्कुलर देखने के बाद लिक्विड डैमेजेस का, एक सेकंड, हाँ नीचे है। ठीक है, सबसे पहला सर्कुलर, अगर किसी आर्टिस्ट ने आर्ट वर्क गैलरीज में अगर अपना पेंटिंग भेजा है तो क्या उसको सप्लाई बोलेंगे? आंसर इज नो, उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे जब तक बायर उस पेंटिंग को सिलेक्ट नहीं कर लेता। सेकंड, जॉइंट वेंचर, अगर चार मेंबर से जॉइंट वेंचर के चारों ने 100-100 रुपए निकाले, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैश कॉल्स। तो कैश कॉल्स जो हमने निकाले हैं उसको हम लोग सप्लाई नहीं बोलते। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक कोवेंचरर अपना एसेट जॉइंट वेंचर के लिए देता है एंड जॉइंट वेंचर से कुछ चार्जेस ले रहा है, ओके, तो यहाँ पर जो जॉइंट वेंचर से वो चार्जेस ले रहा है, सो इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर है? तो कैश कॉल्स जो कोवेंचरर कंट्रीब्यूट करेंगे उसको हम लोग सप्लाई नहीं बोलेंगे। आगे, गुड्स सोल्ड बाय गवर्नमेंट, दिस आर टैक्सेबल अंडर आरसीएम। नेक्स्ट इज माउंटिंग ऑफ बस बॉडी ऑन चेजिस, मतलब जो बेस रहता है उसके ऊपर बस का बॉडी यहाँ पर अगर अपन फिट कर रहे हैं, तो जो फिटिंग का हम लोग काम कर रहे हैं, माउंटिंग का जो काम कर रहे हैं, उसको कहा जाएगा सर्विस। लेकिन अगर हम लोग ऑलरेडी माउंटेड बस बॉडी खरीद रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे गुड्स। नेक्स्ट इज सर्विसिंग ऑफ कार्स। अभी सर्विसिंग ऑफ कार में क्या होता है, यहाँ पर ना दो ऑप्शन दिए हुए, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ। सर्विसिंग ऑफ कार, अज्यूम करो कि आप लोग कार के गैरेज में गए हो, आपका कार थोड़ा सा खराब हो चुका है, ओके, तो जो गैरेज वाला है वो आपको क्या बोलेगा? एक दो तीन चार, ऐसा चार पांच मिस्टेक्स वो निकाल के दे देगा आपको कि ये सब ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर वो क्या बोलता है कि ये जो पार्ट्स है, मैं नाम लिख लेता हूँ, ब्रेक, यहाँ पर क्लच, क्लच, यहाँ पर एसी लिख दिया, म्यूजिक सिस्टम लिख दिया एंड इंजन ऑयल। ठीक है, तो ये सब चीजें खराब हो चुकी है, ये नया डालना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर बिलिंग के दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके? यहाँ पर हो सकता है कि वो ब्रेक, क्लच, एसी, फिर ये म्यूजिक सिस्टम एंड इंजन ऑयल, इन सब का अलग अलग चार्ज करे। एग्जाम्पल 1,000, 2,000, 1,000, 3,000, 4,000, जो भी। तो यहाँ पर टोटल वो किस तरीके से चार्ज करेगा? 3 + 1 4 7 11, 11,000 पार्ट का चार्ज करेगा, प्लस उसका जो सर्विस फी है से 2,000 रुपया ये सब लगाने का। तो टोटल बिल कितने का हो जाएगा? 13,000 का। अब यहाँ पर जीएसटी किस तरीके से लगाया जाएगा उसके लिए दो ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन, गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप लोग क्या करो,
आप लोग जितना भी अपने पार्ट्स में खर्चा किया, दैट इज आपने आपके सप्लायर को ये पे किया रहेगा फ्रॉम कार सर्विस प्रोवाइडर पॉइंट ऑफ व्यू। उसने ब्रेक लाया बराबर है, तो 1,000 का जो खर्चा है उसने किया रहेगा एंड वो आगे चार्ज कर रहा है। तो ब्रेक के ऊपर जीएसटी का रेट समझो 18% है, तो सामने भी 18% चार्ज करो। 2,000 का क्लच खरीदा, उसके ऊपर रेट 28% है, तो आप 28% चार्ज करो। एसी 1,000 रुपए का है, तो यहाँ पर 12% है, तो 12 चार्ज करो। म्यूजिक सिस्टम के ऊपर जीएसटी का रेट 5% है, तो 5% चार्ज करो, एंड सो ऑन। ठीक है। एंड आपके सर्विस फी के ऊपर 18% चार्ज करो। इस तरीके से आप बिलिंग करो। ठीक है। या तो फिर अगर आप लोग आपके रिसिपिएंट को एक लमसम रेट बोलते हो, दैट इज 13,000 में मैं पूरा का पूरा काम करके दूंगा, तो यहाँ पर अगर आप एक ही कोट कर रहे हो तो इसके ऊपर डायरेक्टली 18% आ जाएगा। समझ में आया? तो दो ऑप्शन क्लियर है। तो अगर आप लोग पार्ट वाइज बिलिंग कर रहे हो तो पार्ट का रेट आएगा, अगर लमसम बिलिंग कर रहे हो तो फिर लमसम आपको रेट यहाँ पर आएगा। ठीक है। आगे, services by employee to employer in course or further in course of employment will not be considered as supply, hence GST is not applicable। ठीक है। अभी यहाँ पर जो डिस्कशन है वो परक्विजिट का। अगर किसी एम्प्लॉय को कोई एम्प्लॉयर परक्विजिट्स दे रहा है, मतलब कुछ ऐसी सर्विसेज दे रहा है जो थोड़े से एम्प्लॉयमेंट के बाहर है। देखो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन फॉर फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। किसी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला कि आपका मोबाइल का बिल हम लोग भरेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज परक्विजिट। ओके। तो यहाँ पर क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सप्लाई कर रहा है, यहाँ पर कहा जाता है कि उसको हम लोग सप्लाई नहीं बोलेंगे, इट विल नॉट बी टैक्सेबल, इट विल नॉट बी टैक्सेबल। क्योंकि वो जो परक्विजिट है वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है। अगर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता तो उसको हम लोग सप्लाई बोलते, जीएसटी भरना आता। आगे, जो गेस्ट एंकर होते हैं, ठीक है, न्यूज चैनल्स पर, ठीक है, न्यूज चैनल्स पर या फिर कहीं पर भी जो गेस्ट एंकर होते हैं, उन लोग को अगर कुछ पैसा मिला एज अ रेम्यूनरेशन, तो यहाँ पर क्या उनको जीएसटी पे करना है? आंसर इज यस। अगर उनका जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है उसके ऊपर चले जाते हैं तो फिर उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ओके। कॉस्ट पेट्रोलियम। अब ये कॉस्ट पेट्रोलियम वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये मैं आप लोग को एग्जेम्पशन चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है। क्योंकि वहां पर प्रॉफिट पेट्रोलियम, कॉस्ट पेट्रोलियम एंड ईआरसीसी, ये तीनों कंसेप्ट एक साथ एग्जेम्पशन चैप्टर में डिस्कस होगा। नेक्स्ट इज क्लैरिफिकेशन ऑन लेवी ऑफ जीएसटी ऑन डिस्प्ले ऑफ नेम। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखे होंगे, तो जो भी डोनर्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने भी डोनेशंस किया हुआ है उस चैरिटेबल ट्रस्ट में, ओके, तो उन डोनेशन देने वालों का ना फोटो लगाया जाता है। ठीक है, उन डोनेशन देने वालों का फोटो लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो पर्सन है उसने क्या किया, उसने डोनेशन दिया। ठीक है, उसने क्या दिया? डोनेशन दिया। किसको दिया? चैरिटेबल एंटिटी। तो यहाँ पर चैरिटेबल एंटिटी को पैसा मिल गया। ठीक है, चैरिटेबल एंटिटी को पैसा मिल गया। तो क्या चैरिटेबल एंटिटी को जीएसटी भरना पड़ेगा? भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा? आंसर इज डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। अगर डोनेशन मिला है एंड इट इज फिलांट्रोफिक, फिलांट्रोफिक का मतलब होता है कि देर इज नो कमर्शियल गेन अराइजिंग आउट ऑफ दिस डोनेशन। नो कमर्शियल गेन, नो कमर्शियल गेन मतलब कि मेरा कोई उसमें स्वार्थ नहीं है। ठीक है, स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ नहीं है का क्या मीनिंग होता है? मैंने सिर्फ डोनेशन किया, बाकी मैंने कुछ भी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ लिखने नहीं बोला उनको। ठीक है। तो यहाँ पर नो कमर्शियल गेन, पैसा दिया, बात खत्म। तो जीएसटी नहीं भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने इन लोग को पैसा दिया एंड बोला कि मेरा जो नाम है, ठीक है, मेरा जो फोटो है, उसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है? आईडीटी बाय सीए केवल मोता, ऐसा लिखना है। ओके। एंड मेरे यूट्यूब चैनल का यहाँ पर नाम मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने उनको एक इंस्ट्रक्शन के साथ साथ डोनेशन दिया। ओके। तो यहाँ पर जो मेरा इंटेंशन है, इट इज नॉट फिलांथ्रोपिक, इट इज कमर्शियल। तो यहाँ पर चैरिटेबल एंटिटी को जीएसटी पे करना पड़ेगा ऑन द डोनेशन रिसीव। ठीक है। तो इसका जो नेचर है वो डोनेशन नहीं माना जाएगा, इसका नेचर जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दिया ऐसा माना जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद टैक्सेबिलिटी ऑफ पेनल इंटरेस्ट भी ये यहाँ पर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे।
अब मैं आप लोग को दो सिचुएशन दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को फॉर एग्जांपल मोबाइल खरीदना है। ठीक है, आपको मोबाइल खरीद, तो आपके पास ना यहाँ पर मैं दो सिचुएशन दे रहा हूँ। सबसे पहला, आप लोग लोन ले लो। ठीक है, मतलब आप लोग पैसा मिलेगा आपको लोन, उस लोन से आप लोग मोबाइल को खरीदो। ओके, तो यहाँ पर जो आपका ईएमआई है, ईएमआई है, ये मोबाइल का ईएमआई नहीं है। ठीक है, ये मोबाइल का ईएमआई नहीं, ये ईएमआई इस लोन का है। गेटिंग द पॉइंट? आपने लोन लिया ना पैसे में, तो आपका ईएमआई क्या है, इस लोन को पे ऑफ हो रहा है उस ईएमआई से। लेकिन अगर सेकंड ऑप्शन में आपको दूं, मोबाइल को ही लोन पे लो, दैट इज लोन पे फोन। ठीक है, मोबाइल को आप लोग क्या करो, लोन पे ले लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप जो भी ईएमआई पे करोगे, ठीक है, इट इज फॉर मोबाइल का लोन। ठीक है, मतलब मोबाइल को ही लोन पे लिया, दिस ईएमआई इज फॉर मोबाइल, इज फॉर मोबाइल। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर अंडरलाइंग सप्लाई जो है, ठीक है, फर्स्ट वाले केस में, जो फर्स्ट वाला केस है ये वाला, इसमें अंडरलाइंग सप्लाई मनी है, क्योंकि आपने लोन लिया। ठीक है, तो लोन में अंडरलाइंग सप्लाई इज मनी, समझ में आ रहा है? और यहाँ पर अंडरलाइंग सप्लाई क्या है, मोबाइल है। यहाँ पर अंडरलाइंग सप्लाई इज मोबाइल। अब यहाँ पर प्रोविजन क्या है, सर्कुलर क्या है, अगर ये ईएमआई आप लोग लेट पे करते हो, ठीक है, अगर आप ईएमआई को लेट पे करते हो, तो लेट पेमेंट का जो चार्जेस है, ठीक है, लेट पेमेंट का जो चार्जेस है, इस चार्जेस के ऊपर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा, ये डिस्कशन है। तो यहाँ पर इस ईएमआई के लेट पेमेंट के चार्जेस के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर मनी इज द अंडरलाइंग सप्लाई। ओके, एंड मनी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस। क्लियर? नीदर गुड्स नॉर सर्विस। लेकिन अगर यहाँ पर आपने ईएमआई को लेट पे किया, तो इसका जो लेट पेमेंट का चार्जेस होगा, इस चार्जेस के ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? आंसर इज यस, आएगा, क्योंकि यहाँ पर अंडरलाइंग सप्लाई जो है वो है मोबाइल, दैट इज गुड्स। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो ये सर्कुलर भी हो गया। अब ये डायरेक्टर का जो ट्रांजेक्शन है, ये हम लोग चार्ज ऑफ जीएसटी में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि वहां पर एंट्री नंबर 6 आप लोग को मिलेगा। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस का। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन लिक्विडेटेड डैमेजेस। पहले एक बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर है पार्टी ए, इसने पार्टी बी को प्रॉमिस किया कि मैं 10 दिन के अंदर अंदर काम पूरा करके दूंगा। ठीक है, 10 लाख रुपीज का काम था। लेकिन अगर मैंने काम पूरा नहीं किया टाइम पर, ठीक है, मतलब आप अगर समझो 11 दिन और 12 दिन लग गया। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए ने अग्री किया, यहाँ पर ए ने अग्री किया कि ए विल पे पेनल्टी। ठीक है, ए विल पे पेनल्टी ऑफ रुपीज 1 लाख। ठीक है, 1 लाख का पेनल्टी का पेमेंट करेगा ए। अब आपको सोच समझ के बताना है कि ये 10 लाख के लिए, ठीक है, ये जो 10 लाख का ट्रांजेक्शन है, ये 10 लाख के लिए हु इज द सप्लायर, हु इज द रिसिपिएंट, एंड ये 1 लाख के लिए हु इज द सप्लायर, हु इज द रिसिपिएंट। सिर्फ सिंपल आपको सोचना है। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, सिंपल आपको सोचना है कि 1 लाख के लिए हम लोग सप्लायर रिसिपिएंट कौन मानेंगे, एंड 10 लाख के लिए किसको मानेंगे। पॉज कर लो वीडियो को एंड सोच लो, अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी आप लोग को सोचना किस तरीके से है, पैसा किसको मिल रहा है। ठीक है, आपको सोचना किस तरीके से, पैसा किसको मिल रहा है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो 10 लाख वाला केस है, ये पैसा किसको मिल रहा है? कहना ऐसे ए को पैसा मिल रहा है, ए ने काम किया तो ए को पैसा मिल रहा है। सेकंड वाला जो केस है, रुपीज 1 लाख, यहाँ पर पैसा किसको मिलेगा? कहना ऐसे बी को पैसा मिलेगा, अगर काम लेट होता तो बी को पैसा मिलेगा पेनल्टी का। तो 10 लाख वाले में ए इज द सप्लायर, एंड 1 लाख वाले में बी इज द सप्लायर। ए ने क्या सप्लाई किया, ऑब्वियसली जो भी उसने सर्विस दिया रहेगा, काम, कंस्ट्रक्शन वर्क, तो ये जो भी उसका सर्विस होगा वो सप्लाई माना जाएगा। लेकिन बी को जो 1 लाख रुपया मिल रहा है,
उसके लिए बी ने क्या सप्लाई किया? बी ने तो कुछ सप्लाई नहीं किया। तो यहां पर कहा जाता है कि बी जो है वो क्या सप्लाई कर रहा है? बी इज टॉलरेटिंग बी इज टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस बाय ए। ठीक है, उसके लिए उसको 1 लाख रुपया मिला। आ रहा है पॉइंट समझ में? बी इज टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ए, इसलिए उसको 1 लाख रुपया मिल रहा है। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। अभी क्या इस 1 लाख के ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, इसके ऊपर जीएसटी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये सवाल है। अभी इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, रीजन क्या है वो सुन। इन दोनों पार्टी का जो इंटेंशन है 1 लाख रुपए का पेनल्टी का क्लॉज लगाने का, द इंटेंशन इज टू एंश्योर दैट वर्क शुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। ठीक है, टाइम पर काम होना चाहिए, ये इंटेंशन से उन लोगों ने यहाँ पर पेनल्टी का क्लॉज डाला है। ठीक है, क्या इन पार्टियों का इंटेंशन ये था कि 1 लाख से हम लोग का अर्निंग होना चाहिए, मजा आएगा? ऐसा नहीं था। इन लोग का इंटेंशन क्या है वो देखना आप लोग। ठीक है, सिंस इंटेंशन ऑफ दिस रुपीज 1 लाख वॉज टू एंश्योर द टाइमली परफॉर्मेंस, जीएसटी विल नॉट अराइज ऑन दिस 1 लाख रुपीज। क्लियर? तो सबसे पहला वाला केस क्लियर है। अब सेकंड ट्रांजेक्शन लेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, आप हो मिस्टर ए, आपने पेमेंट किया है आईआरसीटीसी। ठीक है, आपको कहीं बाहर जाना है, आपको ट्रैवल करना है, इसके लिए आपने यहाँ पर पेमेंट किया हुआ है से 500 रुपया। अब अगर आप ट्रैवल नहीं करते तो आपका ये जो 500 रुपया है ये आपको रिफंड होता है आफ्टर डिडक्टिंग कैंसलेशन चार्जेस। तो यहाँ पर कैंसलेशन चार्जेस कट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको 450 रुपये रिटर्न मिलेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये है कि ये 50 रुपया जो कट हुआ है, क्या इसके ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा, ये सवाल है। आंसर इज जीएसटी आएगा। रीजन, यहां पर काम होने के लिए पेनल्टी था, एंड फर्स्ट वाले केस में काम टाइम पर होने के लिए पेनल्टी था। पॉइंट समझ में आ रहा है? फर्स्ट वाले केस में काम तो होना ही है, सेकंड वाले केस में काम नहीं होगा अगर अगर तो पेनल्टी है। तो यहां पर इस कैंसिलेशन चार्ज के ऊपर जीएसटी आएगा। क्लियर है? तो यहां पर अगर हम लोग डिफरेंस को देखेंगे तो जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, पर जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है इसमें काम तो हुआ है लेकिन डिले करके हुआ है। ठीक है, काम तो हुआ है, यहाँ पर काम ही नहीं हुआ। तो जब काम नहीं होगा तब उसका जो कैंसलेशन चार्ज और फोरफीचर चार्ज और लिक्विड डैमेज, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। लेकिन जब काम हो जाएगा तब उस लिक्विड डैमेज के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, फोरफीचर ऑफ लोन, दैट इज अर्ली क्या बोलते हैं उसको, प्री मैच्योर पेमेंट। यहाँ पर देख लेते हैं, मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है। ये दोनों पॉइंट अपन ने कर लिया। अच्छा, ये वाला पॉइंट चालू था, लोन का प्रीपेमेंट किधर गया, एक सेकंड ना। इसमें शायद कवर नहीं किया। अगर आप लोगों ने 5 साल का लोन लिया लेकिन 3 साल में पेमेंट कर दिया तो आपको पेनल्टी पे करना पड़ता है बैंक को। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप बैंक जब आपका लोन को क्लोज करेगा, ओके, तब उस केस में बैंक आपसे फोर क्लोजर चार्ज लेता है। ठीक है, फोर क्लोजर चार्ज लेता है। तो इस फोर क्लोजर चार्ज के ऊपर जीएसटी आएगा, इस फोर क्लोजर चार्ज के ऊपर जीएसटी आएगा, क्योंकि यहाँ पर काम हुआ ही नहीं। काम क्या था, 5 साल के लिए ईएमआई पे करना, ये काम था, लेकिन वो 3 साल में आपने खत्म कर दिया। तो इस केस में पेनल्टी, इस केस में जो डैमेजेस आपने लिक्विड डैमेजेस पे किया उसके ऊपर जीएसटी आएगा। नेक्स्ट इज चेक डिसऑनर। तो जब भी चेक बाउंस होता है, ओके, तब बैंक जो पेई होता है, ओके, पेई बैंक, तो पेई बैंक क्या करता है, पेई के अकाउंट से कुछ अमाउंट को डिडक्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेई क्या करता है, आगे जो पेयर है उसको ये डिसऑनर का जो चार्जेस है वो ऐड करता है अपने बिल में, या फिर डेबिट नोट बना के उसको देता है। जो 200 रुपया कट हुआ है, ठीक है, पेई का, तो वो 200 रुपये के ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा, जब पेई पेयर को चार्ज करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब एग्जाम्पल, आपने मुझे फीस का चेक दिया, मैंने बैंक में डाला, ठीक है, बाउंस हो गया, तो मेरी बैंक ने मेरे अकाउंट में से 200 रुपया काट लिया। अब मैं आपको बोलूंगा फीस प्लस 200 रुपया दो,
तो यहाँ पर मेरे को आपके फीस के ऊपर जो 200 रुपये मैंने चार्ज किया है, क्या उसके ऊपर जीएसटी आएगा? आंसर इज उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है। रीजन, यहाँ पर इंटेंशन ऑफ द पार्टीज वाज नॉट टू अर्न बाय डिसऑनरिंग द चेक, बट द इंटेंशन ऑफ द पार्टी वाज टू क्लियर द चेक। आगे, पेनल्टी इम्पोज्ड फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। पेनल्टी इम्पोज्ड फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, तो अगर आप लोगों ने लॉ ब्रीच किया तो आपको पेनल्टी पे करना पड़ता है, तो उस पेनल्टी के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। आगे, नोटिस पे रिकवरी। नोटिस पे रिकवरी फॉर 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 फीचर ऑफ सैलरी फॉर प्री टर्मिनेशन, मतलब कि अगर आप लोगों ने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया, ठीक है, 2 महीने का नोटिस पीरियड था, आपने एक ही महीना सर्व किया, तो जो 1 महीने का नोटिस पीरियड आप सर्व नहीं करते, वो सैलरी रिटेन किया जाता है। तो सैलरी रिटेन करने पर क्या एम्प्लॉयर को उस रिटेन्ड सैलरी के ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा? आंसर इज नो, नहीं भरना पड़ेगा। इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। आगे, कैंसिलेशन चार्जेस, ये वाला हो चुका है, ठीक है, आईआरसीटीसी का एग्जांपल दिया था। सो हियर वी कंप्लीट विथ सप्लाई अंडर जीएसटी। ठीक है, यहाँ पर अभी 2 पॉइंट बाकी है, एक कॉस्ट पेट्रोलियम एंड एक बाकी है अपना डायरेक्टर। डायरेक्टर वाला सिखाया जाएगा चार्ज ऑफ जीएसटी में, एंड कॉस्ट पेट्रोलियम सिखाया जाएगा एग्जामिशन चैप्टर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।